हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के यूनिट 2 का पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो कंटेंट था यूनिट 2 का, उसका कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया था, और पार्ट 2 में हम मोस्टली कॉस्ट एनालिसिस से रिलेटेड सारा चीज़ देखेंगे, लाइक बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो यहाँ से हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं रिमेनिंग, उसको इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएँ तो अभी तक जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो हैं लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो कि 2 मार्क्स में पूछा गया है, फाइनेंसिंग पूछा गया है, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन जो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था वो पूछा गया है। उसी तरीके से जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें पूछी गई है, तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसको सारे ही कंटेंट को हम कवर करने वाले हैं जो भी रिमेनिंग है इस लेक्चर में। तो देखते हैं आगे। तो पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जो कि आज रिमेनिंग पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में एक्चुअली है क्या? इट इज़ द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड इन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, अब उसको हमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे जज करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट करना है। अब उसके लिए क्या क्या मेथड है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास 4-5 ऑप्शन है और हम ये सोचना चाहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है, अगर हमको वो इवैल्यूएट करना है तो उसको हम किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे, किसी डेटा के बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे कि दिस प्रोजेक्ट इज़ गुड, दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट गुड, या हम उसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो हम किस बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। तो उसी में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम जब इवैल्यूएट कर रहे हैं तो देखना है। हम अपने प्रोजेक्ट को खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी या कोई इन्वेस्टर, ये जो भी हमारी कंपनी में आना चाह रहा है वो उसको कैसे इवैल्यूएट कर रहा है, सब चीज़ का हम देखेंगे मेथड, कैसे कैसे इवैल्यूएशन करते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्टेप्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो हमें इवैल्यूएशन डिसाइड करना है कि वी वांट टू इवैल्यूएट द प्रोडक्ट या और प्रोजेक्ट। तो हमको जब किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना है तो हम प्लान करेंगे उसका। अब इवैल्यूएट करने का कोई बेस लाइन, कोई डेटा या कुछ ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए हमको प्रॉपर डेटा देखना है कि हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, रिज़ल्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, फाइनेंस के बेसिस पे कर रहे हैं, किस चीज़ के बेसिस पे हम कर रहे हैं, तो उसको भी हमको कैलकुलेट करना है किस किस बेसिस पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। फिर उस डेटा को हमको एनालाइज करना है, प्रॉपर देखना है, क्योंकि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएशन कैसा आया। अब मान लीजिए कि राइजिंग आ रहा है, फॉलिंग आ रहा है, जो भी चीज़ें, जो भी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उसी डेटा के बेसिस पे जब हम एनालाइज करेंगे तब मिलेगी। तो थर्ड स्टेप है एनालाइजिंग। फिर उसके बाद जब हमने एनालाइज कर लिया प्रॉपर डेटा को किसी प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में जो यूज़ हुए, अब हमको उस पर कंक्लूज़न निकालना है कि ये डेटा कह क्या रहा है। प्रॉपर कोई पैटर्न दिखा, अब पैटर्न दिखा तो कई कई चीज़ों में मान लीजिए कि हमको इंक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है तो हम कह रहे हैं कि बढ़िया है, कई कई चीज़ों में इंक्रीजिंग ग्राफ अच्छा नहीं होता है। तो हम वो चीज़ देखना चाहते हैं कि मतलब जो भी हमारा रिज़ल्ट आया उससे क्या कंक्लूज़न निकल रहा है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। और उसके अलावा मतलब उसकी वजह से जो रिकमेंडेशन आते हैं वो भी देते हैं कि हम प्रोजेक्ट को और बेटर कैसे बना सकते हैं। उसके बाद जो भी हमको चीज़ें मिली, जो ओवरऑल हमारा आउटकम निकला, उसको हम कहीं रिपोर्ट कर लेते हैं या कहीं हम शो कर देते हैं कि ये चीज़ हमको निकल के आई जब हमने प्रॉपर आपका प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट किया हुआ है, या हमने सेल्फ इवैल्यूएशन किया हुआ है, तो ये चीज़ें निकल के आई। तो इसी तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। लाइक जैसे हमने बच्चों को कोई असाइनमेंट करने को दिया, अब बच्चों ने असाइनमेंट कर लिया, वो उनका असाइनमेंट कितना बेटर है या नहीं बेटर है वो हम इवैल्यूएट करेंगे। और हम भी किस बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे, हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, या हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जिस बेसिस पे हम उनको चेक कर सकते हैं कि आपने ये पॉइंट सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं, कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। तो उसी तरीके से इवैल्यूएशन हम करते हैं यहाँ पे। अब टाइप्स की बात करते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के। तो प्री प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, जब प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया है आपने, मतलब एक्शन नहीं शुरू किया है, बस प्रोजेक्ट आपने प्लान किया है, फॉर्मुलेट किया है, तो उसके पहले भी आप प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि इसमें क्या क्या चीज़ें इनपुट लग सकती हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक मतलब आप कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो उसको एक तरीके से इवैल्यूएशन, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं किए हैं उस बेसिस पे बहुत सारे पॉइंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो कि आपके फाइनली आगे चल के जब आप किसी काम को करोगे एक्शन फॉर्म में, तब वो हेल्प करता है।
उसके बाद आता है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम आप चेक कर रहे हैं कि काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ, उसमें कुछ सही काम हुआ कि गड़बड़ काम हुआ। तो इसको आप टाइम टू टाइम जब देख रहे हैं व्हेन प्रोजेक्ट इज़ गोइंग ऑन और प्रोडक्ट इज़ मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग, सो उस मोमेंट पे आप जो जो चीज़ें देखते हैं उसको हम ऑनगोइंग एवैल्यूएशन कहते हैं। फिर पोस्ट प्रोजेक्ट एवैल्यूएशन है। प्रोजेक्ट पोस्ट एवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि व्हेन प्रोजेक्ट इज़ ओवर, तो अब आपको खुद इवैल्यूएट करना है कि आपने अच्छा काम किया कि नहीं किया। तो तैयारी करने से पहले, मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने से पहले इवैल्यूएशन क्या है, आप अपना मेंटल लेवल चेक कर सकते हैं कि हम कितना पढ़ पाते हैं कितना नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे अपना एक अपने आप को इवैल्यूएट किया, उस बेसिस पे आपने बुक्स और कॉपीज़ परचेज़ की कि हमको इस तरीके से हमारा जो इवैल्यूएशन है, हम लिख के पढ़ पाते हैं, हम बोल के पढ़ पाते हैं, हम वीडियो से पढ़ पाते हैं। आपने अपना इवैल्यूएशन किया जो पहले तैयारी करने से पहले। फिर तैयारी करते करते समय आपने टाइम टाइम पे इवैल्यूएट किया कि आज के दिन कितना पढ़ना था, हो पाया कि नहीं हो पाया, नेक्स्ट डे जितना पढ़ना था हो पाया कि नहीं हो पाया। इस तरीके से आप उस ड्यूरेशन में भी अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। और जब हो जाती है तैयारी, टाइम पीरियड हो गया है और आपको अब सारा काम हो गया, तब आप इवैल्यूएट कर सकते हैं क्या मेरी तैयारी उतनी अच्छी थी कि नहीं थी, क्या मैंने जो एक साल तैयारी की उसमें क्या क्या कमियां थी, अगर अगले साल तैयारी करूं तो उसको कैसे बेटर बना सकता हूं। तो इस तरीके से आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं प्री, पोस्ट और प्रेजेंट मोमेंट में। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट को भी इवैल्यूएट किया जाता है, प्रोजेक्ट होने से पहले, प्रोजेक्ट होते समय और प्रोजेक्ट होने के बाद, कि प्रोजेक्ट कितना बेटर जो भी रिज़ल्ट देना था वो दे पाया कि नहीं दे पाया, कहाँ प्रॉब्लम्स आई, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो उसी में एक चीज़ और आ जाता है, एग्जैक्टली टाइप नहीं है, बस कह सकते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। मतलब कि आप खुद से अपनी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से, या हो सकता है कि आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं कि आप मेरे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर दीजिए, या आप कोई आप में इंटरेस्टेड है कोई पर्सन, वो इवैल्यूएट करना चाहे, तो इस तरीके से अगर आप इवैल्यूएशन कराना चाहें तो इवैल्यूएट करा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं या आप एक्सटर्नली इवैल्यूएट करा सकते हैं। क्राइटेरिया की बात करें कि ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, मतलब जब इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। द प्रोजेक्ट शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब हमें पता ही है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो एक्टिविटी इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करनी ही चाहिए। पता चला कि आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा टारगेट ले लिया जो अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, इल्यूजनरी टारगेट ले लिया या टाइम में कवर नहीं कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हम स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई फंडर्स हैं, जो भी चीज़ हैं जो आपके इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हैं या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बेटर है और एफिशिएंसी उसकी कितनी है, कितना इफ़ेक्टिव है, जो भी आउटकम देना था वो आउटकम प्रॉपरली दे पाया कि नहीं दे पाया, क्या इम्पैक्ट हुआ लोगों पे, सस्टेनेबल है कि नहीं सस्टेनेबल है। उसके अलावा जिन्होंने जो स्टेक होल्डर्स थे, जिनके लिए भी ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, जो इससे रिलेटेड थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो काम कर रहे थे, क्या उनको सेटिस्फाई कर पाया कि नहीं कर पाया। तो सारी चीज़ों को हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इस क्राइटेरिया पे जज करते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिकेटर क्या काम करते हैं, इंडिकेटर बढ़ाने का काम करते हैं या घटाने का काम करते हैं। तो कौन कौन से जो इंडिकेटर हैं जो इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा बेटर बना रहे हैं, क्या कौन से चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट को हमको ये बता रही हैं कि इसकी वजह से प्रोजेक्ट में कुछ इशू आया। तो सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, उन इंडिकेटर के थ्रू हम चेंजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। असाइन वेट्स, अब किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंस देनी है, अलग अलग काम है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि यार ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पहले होना चाहिए, और ये काम बाद में थोड़ा कम ज़रूरी है, ये बाद में हो सकता है, या इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान ना भी दिया जाए तो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आप हर एक काम की इम्पोर्टेंस को असाइन कर सकते हैं कि कौन से दिन कौन सा काम किस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके अलावा आप स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, क्योंकि आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो एक बेंचमार्क तो होना ही चाहिए कि मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं कि इस बेसिस पे हम अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया में ही है कि मेथड आप क्या करें, क्योंकि किसी डेटा के बेसिस पे हम इवैल्यूएट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद उसका जो भी एनालाइज़ किया, जो भी रिपोर्ट आई, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हमने देखे कि कैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है जो भी इवैल्यूएशन के लिए हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, वो कैसे कैसे हमको मिलती है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के। तो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज में जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, मतलब जो प्राइमरी सोर्सेज का मतलब कि जो ओरिजिनली किसी उसी पर्सन से मिले जिस टाइप का काम हम कर रहे हैं। लाइक हम अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो हमको एंटरप्रेन्योर या उससे फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कह रहे हैं तो हम उसको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं। अब जैसे होलसेलर से मिली, या जो है एजेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं जो कि सेम फील्ड में हैं, उनके थ्रू भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें फील्ड की मिल जाती है। तो वहाँ से भी डेटा ले सकते हैं, उनकी डेटा का यूज़ करके हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, या उन डेटा का यूज़ करके जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि अगर हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज हैं लाइक न्यूज़, जर्नल्स, और इसके बाद इंटरनेट से, इनके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेटा, जैसे कि न्यूज़ में आपको बता देते हैं कि ये कंपनी का इतना प्रोग्रेस है, इसका कम प्रोग्रेस है, इस वजह से प्रोग्रेस है, इस वजह से प्रोग्रेस नहीं है, और ये सारी चीज़ें भी आपको न्यूज़ में, जर्नल से में मिल जाती है। तो आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फील्ड स्टडी के क्या क्या मेथड है। तो इन जनरल आपने देखा ही होगा सर्वेज़ है। सर्वेज़ का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि अब जो है क्वेश्चन आयर प्रिपेयर कर रहे हैं, या जैसे हम क्या कर रहे हैं कि पर्सन टू पर्सन जाके किसी से पूछ सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि पेपर फॉर्म में किसी को दे दिया क्वेश्चन आयर, आप फिलअप कर दो, हम उससे रिज़ल्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जितने भी लोग आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, आप उनसे क्वेश्चन आयर बनाएं, चाहे वर्बली पूछें, चाहे आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में उनसे पूछें, या उनको मेल भेज दें, उनका फीडबैक ले लें, या जैसे भी कि सर्वे के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ के थ्रू डायरेक्टली आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरव्यू के फॉर्म में, आप पर्सनल मीट करके तो आप उनसे तभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि अब स्टेक होल्डर है, अब मीटिंग हो रही है तो सब आपस में बैठे हुए हैं और किसी पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनके थ्रू भी बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आते हैं, तो वहाँ से भी हमको पॉइंट्स मिल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्टली आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किसी सिनारियो को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वहाँ के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट रिव्यू, जितने सारे डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स आती हैं उसको आपने पढ़ा, उसमें आपने कोई लूप होल देखा, उसके बेसिस पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो फील्ड स्टडी के लिए बात करते हैं तो डेटा कलेक्शन टूल्स जो हैं हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन आयर बनाएंगे, अपना जो भी है हम डेटा कलेक्शन किस टूल्स के थ्रू करेंगे। हम कंप्यूटर्स के थ्रू करेंगे, हम पेपर्स के थ्रू करेंगे, हम डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे, तो हम क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन आयर में यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको हम डेटा कलेक्शन टूल्स की बात करेंगे। उसके बाद ऑब्टेन परमिशन एंड एक्सेस। मान लीजिए इंटरनेट के थ्रू आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसकी परमिशन आपको ज़रूरत है, और यूज़र से अगर कोई पर्सनल डेटा तो उसकी भी इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, परमिशन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा ट्रेन डेटा कलेक्टर का यूज़ करेंगे, और मतलब उनको अपॉइंट करेंगे डेटा कलेक्टर को, उनको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अब डेटा कलेक्शन करना और उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एक चैलेंजिंग टास्क है, वो सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, उनको सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो डेटा अच्छे से कलेक्ट कर पाएँ और हमको रिज़ल्ट मिल पाए प्रॉपर।
उसके बाद हम जो डेटा कलेक्ट होता है स्टेप बाय स्टेप उसको हम कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो कहाँ से आ रहा है, कहीं अब नेट पे जैसे बहुत सारे डेटा हैं, अगर आप स्टडी मटेरियल भी देखते हो तो अलग अलग स्टडी मटेरियल है, कहीं सही दिया हुआ है कहीं गलत दिया हुआ है। तो कौन सा डेटा सही है, क्वालिटी उसकी क्या है, इन सारी चीज़ों को भी आपको देखना होगा, मैनिपुलेटेड कोई चीज़ ना हो। तो यहाँ पे आपको जब भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो हर एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान से मॉनिटर करना होगा। फिर उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद कंक्लूज़न पे आएंगे। तो पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता है जब हम फील्ड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिमांड एनालिसिस। तो जब भी हमें मार्केट में डिमांड देखनी है, अब उसमें इवैल्यूएट करना है तो हमें ये भी देखनी है, हम किसी और का प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं, हमें इन्वेस्ट करना है उसमें। तो हम ये देखेंगे कि अगर किसी ने कहा कि इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है तो हम कैसे मान लें कि डिमांड है। तो हमें भी पता होना चाहिए उस प्रोजेक्ट की एक्चुअल में डिमांड है कि नहीं। तो हम अपना एनालाइजेशन करेंगे। तो अब उसमें डिमांड एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो उसमें मोस्टली जो चीज़ें होती है उसमें हम देखते हैं कि डिज़ायर टू एक्वायर, जैसे कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया तो उनकी डिज़ायर उनमें पहले से ही है कि नहीं। उसके अलावा उनको पेमेंट करना है तो क्या वो पेमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। और चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि डिज़ायर भी बन रही है। जैसे हम लोग कोई चीज़ देखते हैं टीवी पे तो हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमको चाहिए, डिज़ायर भी बन रही है और हम ख़रीदना भी चाहते हैं। तो क्या एबिलिटी है हमारे पास कि हम इतना ख़रीद सकते हैं कि नहीं ख़रीद सकते हैं। एक बार ख़रीद लिया, पता चला फिर बाद में नहीं ख़रीद सकते। तो उसमें भी हमको ये सारी चीज़ों का एनालाइजेशन करना होता है कि क्या कस्टमर की एबिलिटी है पे करने की। तो इसमें हम और भी अगर पैरामीटर्स देखें तो क्या है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा है। अब आपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा रख दिया है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है मान लीजिए, या किसी को पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए बनाया और प्राइस ज़्यादा है, तो फिर आपको पता है कि प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है क्योंकि आपने प्राइस बहुत ज़्यादा रखा है। ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर्स की इनकम को भी देखना है। अब जिस भी मार्केट में आप जैसे नीश मार्केट में ले जा रहे हैं या किसी भी ऐसी मार्केट में ले जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इस मार्केट में इसकी कंज्यूमर की इनकम की रेंज क्या है। तो आप एक एवरेज डेटा तो निकाल सकते हैं कि क्या रेंज है, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। उसके अलावा अब आपको अपने कंपटीटर्स की बात करनी है, रिलेटेड गुड्स, यानी कि आपने प्रोडक्ट का प्राइस कुछ रखा 100 रुपीज़ और पता चला कि सिमिलर क्वालिटी में किसी ने उसको कम प्राइस में 60-70 रुपीज़ में रख रखा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्ट का डिमांड उतना बनेगा नहीं। तो उसके हिसाब से भी आपको जो है प्राइस देखना है कि आपके रिलेटेड गुड का प्राइस कितना है। और उसके अलावा जैसे आपने क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मेंटेन की है, हो सकता है कि उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी मेंटेन ना की है, तो अपने प्राइस ज़्यादा भी रख सकते हैं। बट यू शुड हैव ऑल द क्लैरिटी अबाउट दैट कि आसपास के जो लोग हैं उनका प्राइस क्या है। अगर सेम चीज़ें हैं, टेस्ट की बात करें तो कंज्यूमर को क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है, किस तरह की चीज़ों पे वो अट्रैक्ट होते हैं, तो हम उस तरीके से हम अपना काम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन है, अब एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जैसे हर एक प्रोडक्ट से लेके प्रोडक्ट को लेके हमारी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया है, क्रीम, शैम्पू, कुछ भी, तो ये हमारे को कैसा फ़ील दे, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद कितने लोग हैं, कंज्यूमर का वॉल्यूम कितना है, जिस भी मार्केट में हम लेके जा रहे हैं कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हमको मिलने वाले हैं। तो जब हम डिमांड एनालिसिस करते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं। अगर स्टेप्स की बात करें तो हम मार्केट को पहले चूज़ करते हैं कि किस मार्केट के लिए हमारा प्रोडक्ट बना है, उसी मार्केट को हम एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद कैटेगरी देखते हैं कि हमारी सर्विस, जैसे सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉपर कैटेगरी क्या है, तो हमको उसको देखना है और उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं, डिमांड देख सकते हैं। फिर उसके बाद बिज़नेस पैरामीटर है कि आप किस हिसाब से मतलब पर्टिकुलर मंथ में देख रहे हैं या किस हिसाब से सीजनली चेंज हो रहा है, ईयरली चेंज हो रहा है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके अलावा अपने कस्टमर जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने जो भी मार्केट में चीज़ें अपनी प्रोडक्ट उतारा है उसको, उसका क्या ट्रेंड है, वो कैसे सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें क्या लूप होल है, बहुत सारी चीज़ों को आप एनालाइज़ करते हैं।
तो पैरामीटर्स तो हम लोगों ने देख लिए ऑलरेडी, जो हमने फ्लो चार्ट देखा था उसमें देखा था, उसको हमने ऑलरेडी समझ लिया है, तो उसको हम आगे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट मिलने वाला है जहाँ से आपको फ्लक्चुएशंस दिखने वाली हैं। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में हम करते क्या है, मोस्टली हमको यहाँ से वो पॉइंट पता चलता है जहाँ से हमारा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम एक कॉस्ट की एक लाइन बनाते हैं। तो जहाँ पे आपको येलो कलर से एक लाइन दिख रही है जो कि कॉस्ट की लाइन है। तो कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट है, वेरिएबल और फिक्स। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि पूरे ओवरऑल जो भी आपका प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस सेम रहने वाली है। अगर कांस्टेंट लाइन की बात करें तो एक कांस्टेंट लाइन में रहने वाली है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लाइक रॉ मटेरियल आपने मंगाया तो रॉ मटेरियल जैसे जैसे आपका रॉ मटेरियल इनपुट आता जाएगा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या है। तो फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो ओवरऑल जैसे कि रेंट है। अब रेंट आपने जब तक पूरी प्रोडक्शन हो रही है तब तक फिक्स है भाई, रेंट हमें देना ही देना है, चाहे एक प्रोडक्शन हुआ हो यूनिट, चाहे 100 प्रोडक्शन हुआ हो। तो हमको फ़िक्स्ड कॉस्ट पहले देखनी है और वेरिएबल कॉस्ट देखनी है। दोनों कॉस्ट का जब हम समेशन निकालते हैं तो ये कॉस्ट वाली लाइन बन के आती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट्स की यूनिट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बढ़ती हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट लाइन बना ली। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट लाइन बना लेते हैं। उसके बाद अब हमको पता है कि इनिशियल में हमारी कुछ कॉस्ट होती है और जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है तो हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। ठीक है, फ़िक्स तो फ़िक्स रहेगी, बाकी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। रिवेन्यू की बात करते हैं। अब जो जैसे हमने एक प्रोडक्ट सेल किया, जब हमने कोई प्रोडक्ट नहीं सेल किया तो हमारा रिवेन्यू क्या है, ज़ीरो है। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट की सेलिंग हम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिवेन्यू बढ़ रहा है हमारा। रिवेन्यू बढ़ते 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 एक ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जा रही है, रिवेन्यू ज़्यादा हो जा रहा है। तो वहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो जहाँ भी हमारा रिवेन्यू ज़्यादा मिलता है, कॉस्ट कम होती है, वहाँ पे हमको प्रॉफिट मिलता है। तो कौन से ऐसे पॉइंट, यहाँ हम कह सकते हैं कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे ऐसा हो रहा है। जैसे हमने एनालाइज़ कर लिया कि एक हमने बेचा, एक बेचने से तो हमारा फ़ायदा नहीं हो क्योंकि पैसा हमने बहुत ज़्यादा लगाया है, बस एक यूनिट बिकी। तो ऐसी तरीके से यूनिट बिकती चली गई और एक मोमेंट ऐसा आया कि जब हमारे सारी मतलब मोस्टली यूनिट बिक गई और इतना पैसा आया उससे, उस यूनिट से, कि हमारी जितना भी पैसा हमने इनिशियल में इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा हो गया। अब हमको वहाँ से प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। तो हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल सकते हैं मिनिमम, जहाँ से हमको ये फ्लक्चुएशन पॉइंट दिखाई दे रहा है कि जहाँ से हम लॉस से प्रॉफिट की कंडीशन में आ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द फॉर्मूला, अभी आगे है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के टर्म्स में ही कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्प करता है कि किस प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट कब आ रहा है और उससे हम एनालाइज कर सकते हैं प्रॉफिट का। नेक्स्ट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम यहाँ पे जो कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसके लिए सबसे अच्छा टर्म यही है कि हमको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। आई थिंक ये चीज़ हमको पहले से ही पता होगी कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, लाइक जैसे 100 रुपये की बात करें तो अपने पेरेंट्स से जब पूछते थे तो पापा बोला करते थे कि भाई हम लोग के टाइम में तो 100 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था, या हम लोग के टाइम में 1 रुपये में बहुत कुछ आ जाता था। आज के ज़माने में देखें तो 1 रुपये में कुछ नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू देखें या किसी रुपए की वैल्यू देखें तो उस टाइम पे 1 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। इस टाइम पे 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है कि उस रुपए की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें क्या बता रहा है कि कोई अमाउंट अगर हमने आज इन्वेस्ट किया है, वही सेम अमाउंट फ्यूचर में कम वैल्यू रखने वाला है। तो अगर हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज़ करना है अपने किसी प्रोजेक्ट में, हमने जब इन्वेस्ट किया होता है तो ऐसा नहीं होता है कि हमें चीज़ें तुरंत प्रॉफिट मिलने लग जाए या तुरंत रिटर्न आने लग जाए। तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि हो सकता है कि हमारा तुरंत आज की ही डेट में रिटर्न आ जाए, हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है 10 साल बाद हमको कोई प्रॉफिट मिले। तो 10 साल बाद कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कम मिल रहा है, क्योंकि आज का
1 रुपये और 10 साल बाद वाला 1 रुपये, तो हम अगर बात करें तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। अगर बराबर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें एक टर्म है डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को हम प्रेजेंट में लेके आएँ। अब कैसे लेके आएंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आप लोगों ने मैथ्स में भी ये फार्मूला पढ़ा होगा कि पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखें तो इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर n। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू को निकाल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू के टर्म्स में। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किए और हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए क्योंकि टाइम की बात है और टाइम के साथ वैल्यू कम होती है, तो इंटरेस्ट हमें कुछ मिल रहा है, कुछ परसेंटेज। तो फ्यूचर में कितना सम हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आज हमने 100 रुपये अगर लगाए हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमको क्या मिले, 500 रुपये मिले, तभी वो इक्वेट हो पाएगा, बराबर हो पाएगा। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लगा रहे हैं उसको हम देख सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं, जब हमको डिस्काउंटिंग करना होता है तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर n कर देते हैं। आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, यानी किस परसेंटेज से हमें रिटर्न मिल रहा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स, यानी ईयर की बात कर लेते हैं एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको, तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है। यहाँ से आप जैसे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था, फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पी वी इंटू 1 प्लस आर की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एग्ज़ाम्पल कह रहा है कि हमने कोई अमाउंट है $10,000 मान लीजिए इन्वेस्ट किया और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 10% का है, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी मिलेगी। तो फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, 11,000 रुपये हमको मिल रही है जब हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक तरीके से अगर समझें कि आज के 10,000 रुपये और फ्यूचर के 11,000 रुपये बराबर हैं, एक तरीके से अगर आप ये चीज़ समझें, तो अगर आप आज 10,000 रुपये लगा रहे हैं और फ्यूचर में अगर आपको 11,000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप लॉस में हैं। पता चला आज के 10,000 हों, बाद में भी 10,000 हों, तो मतलब यहाँ पे आप लॉस की कंडीशन में जाते हैं। अब आ जाते हैं कैश फ्लो डायग्राम पे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कैश फ्लो डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है कि टाइम टू टाइम आप कैसा मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो पॉजिटिव दिखाया, पैसा जा रहा है तो निगेटिव दिखाया। तो कैश कैसे कैसे फ़्लो हो रहा है अगर हम इसकी बात करें तो हम कैश फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं। इसको हम टाइम स्केल पे बनाते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टू अप टू n। तो मतलब कितने नंबर ऑफ़ पीरियड्स के लिए बन रहा है, 10 साल के लिए बन रहा है, 20 साल के लिए बन रहा है, मंथली बनाया है, जैसे भी आपने बनाया है टाइम स्केल पे बनाते हैं। ठीक है, तो हम ईयर बाय ईयर अगर हम कह रहे हैं कि हमने बनाया कैश फ्लो डायग्राम फॉर लोन ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लोन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से लोन लेते हैं तो क्या होता है, पहले आपने पैसा लिया यानी पैसा आपको मिला। तो पैसा आपको मिला तो यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे। सबसे पहला जो 0 स्केल पे दिख रहा है, लोन लिया आपने 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए आपके घर में आए, 1 लाख रुपए आपके घर में आए, आप पॉजिटिव आपके पास कैश फ्लो हुआ। उसके बाद अब आपने जो 1 लाख रुपए आपको मिले हैं ना, अब इसके लिए आपको अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे कटवाने होंगे, यानी पैसे लॉस, मतलब लॉस क्या कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से बाहर की तरफ जा रहे हैं, आप दे रहे हैं उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में जो भी आपने दिया है मंथली लोन ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले पैसा आपके पास आया पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर हर मंथ आप पैसे जितने भी कटवा रहे हैं लोन में वो सारे पैसे टाइम टू टाइम आउट हो रहे हैं। तो पॉजिटिव को हम जब दिखाते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं, नेगेटिव को जब दिखाते हैं तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं। तो लोन के लिए कैश फ्लो डायग्राम ऐसे बनेगा, स्टार्टिंग में पॉजिटिव होगा, बाकी टाइम टू टाइम सैलरी में से जा रहा है पैसा तो नेगेटिव। अब जैसे हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आप किसी स्कीम में जब इन्वेस्ट करते हैं तो पहले आपने क्या किया कि अपने घर से या अपने पास से कुछ पैसा लगाया मतलब अपने पास से कुछ पैसा माइनस किया नेगेटिव डायरेक्शन में पहले 0 स्केल पे। फिर आपको हर साल क्या मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा आ रहा है, कुछ आपके अकाउंट में इन्वेस्ट किया है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आ ही रहा होगा। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है टाइम टू टाइम कैश फ्लो में आप लगा सकते हैं। तो जितना भी पॉजिटिव कैश होता है उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में, जितना निगेटिव कैश होता है उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं।
इसी को हम बोलते हैं कैश फ्लो डायग्राम। और इसको जब जब जहाँ जहाँ जितना खर्चा किया होता है या जब जब जहाँ जहाँ जितना पैसा मिला होता है, सबको इसी तरीके से स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैश फ्लो डायग्राम आई थिंक आपको समझ में आ गया है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो या इसको हम कहते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है, पर मोस्टली इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कहा जाता है, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी क्या है। अब किसी भी प्रोजेक्ट को आपको इवैल्यूएट करना है या इन्वेस्ट करना है आपको किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए। आप कैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? जिस प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा या जिस प्रोजेक्ट में आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एक हमारी एक तरीके से इवैल्यूएशन की स्कीम है, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट रहेगा। अब इसको हम कैसा निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप फार्मूला देखें बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेनिफिट्स निकालते हैं। बेनिफिट्स निकालने का भी तरीका क्या है, अभी हम उसको देखेंगे। नीचे साइड कॉस्ट रहता है, अपर साइड बेनिफिट रहता है। यहाँ पे जब हमने कैश फ्लो देखा था, तो अगर आप देखें तो ईयर बाय ईयर हमको कैश फ्लो दिखाई दे रहा है, जिसको हम CF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैश फ्लो को हम प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, मतलब ज़ीरो स्केल पे लेके आ रहे हैं। अब ज़ीरो स्केल पे क्यों लेके आ रहे हैं? अगर जैसे हमने बोला कि आज हमने 1000 इन्वेस्ट किए, तो फ्यूचर में हमको 1100 रुपये चाहिए, अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो, एग्ज़ाम्पल के लिए है। तो अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट को जो हमको फ्यूचर में मिल रही है या फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, हम एक्चुअली उसको प्रेजेंट में देखना चाहते हैं कि वो कितना वैल्यू कर रहा है, प्रेजेंट में जो हमारी कॉस्ट है उसके बराबर है कि नहीं। अगर हमको किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करना है तो स्केल सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमें किसी की हाइट नापनी है, तो हमें सबको सेंटीमीटर में नापना होगा, तभी हम इवैल्यूएट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू सेंटीमीटर में, एक मीटर में है, फिर हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कितना आया। तो हम क्या करते हैं कि एक स्केल को ही रखते हैं। अब स्केल क्या है हमारे लिए, डिस्काउंटेड यानी प्रेजेंट वैल्यू में हम लेके आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू में लेके आने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डिवाइड कर देंगे 1 + i⁴n से। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁴n। r क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, या इसको हम i बोलते हैं। i क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है यहाँ पे। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में हम क्या कर रहे हैं, हम बेनिफिट ऊपर रख रहे हैं, नीचे हम रख रहे हैं कॉस्ट, दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं। अब ये रेशियो हमको देखना है कि 1 से ज़्यादा आता है या 1 से कम आता है, ठीक है। अब 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है मतलब कि बेनिफिट ज़्यादा है। ऑलरेडी आप इक्वेशन के हिसाब से देखें तो अपर साइड क्या है, बेनिफिट ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं और हम निकालते हैं कैश फ्लो पूरा, तो हमको ये चीज़ समझ में आती है कि जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी वो प्रोजेक्ट ज़्यादा बेटर होगा, यानी वो हमको ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होगा। जिसकी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल प्रोजेक्ट होगा नहीं। तो जब कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे लिए सबसे बेटर यही रहता है कि हम ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसमें हमको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी जो वैल्यू मिल रही है वो ग्रेटर दैन 1 मिल रही है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की। तो यहाँ से हम किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब इसकी एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है कि आपको ये फिजिबल प्रोजेक्ट बेस्ट है कि नहीं, इन सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, तो जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू में किसी भी वैल्यू को लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लिमिटेशन की बात करें तो बहुत सारे एजम्पशंस लगाने पड़ते हैं। अब रेट क्या होगा, किस रेट से हमको प्रॉफिट मिले, ये सारी चीज़ों को भी देखना होता है। उसके अलावा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है या कितना छोटा प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे पाता है। नेक्स्ट मेथड इज़ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे हमने बेनिफिट और कॉस्ट निकाला था, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो बस निकाल ले रहे हैं। कैश फ्लो कैसे निकाल रहे हैं, जैसे आज हमने कुछ पैसा लगाया, 1 साल बाद कुछ पैसा लगाया, फिर 1 साल बाद कुछ पैसा लगाया,
तो अलग अलग पैसा हमने अलग अलग टाइम पे लगाया, उसको सबको हम अगर प्रेजेंट में लेके आते हैं, यानी एक लेवल पर लेके आते हैं, आप समझिए एक स्केल पे लेके आ रहे हैं, फिर यहाँ पे एक स्केल पे लेके आएंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। सबको प्रेजेंट में लेके आओ। सबको प्रेजेंट में लेके आने का तरीका क्या है कि जैसे कैश फ्लो हमको निकालना है, तो पहले साल का जो कैश फ्लो है उसमें हम क्या करेंगे, 1+r⁴ कर दिया। दूसरे साल का जो है CF2 1+r⁴, तीसरे साल का है 1+r⁴, इसी तरीके से अप टू शो पूरा ऐड कर लेंगे। कैश फ्लो, तो कैश फ्लो जो हमारे पास है सबको प्रेजेंट में लेके आ गए, मतलब डिस्काउंटेड कर दिया प्रेजेंट में लाके। अब इसकी वैल्यू जो है आ रही है कैश फ्लो की, कुछ जो हमने DCF निकाला प्रेजेंट में लाने के बाद, ठीक है। तो हमने मान लीजिए कि 100 रुपये आज लगाए, 100 रुपये कल लगाए, 100 रुपये परसों लगाए। अब ये सारे पैसे को हमने क्या किया कि प्रेजेंट में लेके आए इंटरेस्ट के साथ, कि प्रेजेंट में कितनी वैल्यू आ रही है। तो प्रेजेंट में सारे अब प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे। हमने 100 रुपये लगाए, कोई किसी और पर्सन था उसने 200 लगाए, किसी ने कुछ और लगाए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लगाए। तो सारे प्रोजेक्ट को हमको टेस्ट करना है, एनालाइज करना है और देखना है बेस्ट कौन सा है। बेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट होगा, जिसका DCF सबसे ज़्यादा होगा, यानी प्रेजेंट में जिसकी वैल्यू हमको सबसे ज़्यादा मिल रही होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे कि यही प्रोडक्ट बेस्ट है। यह समझ लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका हो रहा है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कैश मिल रहा है, उसी में तो आपको इन्वेस्ट करना है। एक तरीके से इसको देख सकते हैं, डिस्काउंटिंग हम इसमें कर रहे हैं, और उसके बाद कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए बस इस फार्मूले से हम DCF निकालेंगे, सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू आएगी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें इस फार्मूले में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर हमने कैश दिया है, यानी कैश अगर किसी और को दिया है, यानी जा रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, तो हम उसको माइनस करेंगे, और अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे। तो उस तरीके से हम निकालेंगे, यानी रिटर्न अगर आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव साइड रखेंगे, अगर आप कहीं खर्च कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव रखेंगे। तो इसी फार्मूले में प्लस माइनस साइन के साथ जब पूरा ऐड ऑन करेंगे तो कितना DCF निकल के आया, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही प्रोजेक्ट हमको चूज़ करना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की अगर बात करें तो इसमें जो है कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो अब एडवांटेजेस क्या है कि अगर आपको कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं कि इस फार्मूले का यूज़ करके रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो आराम से आप निकाल सकते हैं, और बहुत अच्छे से चीज़ों का एनालाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन जैसे अब जब भी ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल डेटा नहीं मिल पाता है। जब कभी भी आप जब आप पूरा फाइनेंस कैलकुलेट करेंगे तब जो चीज़ें होती हैं और ये जो एनालिटिकल डाटा है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो यहाँ से बहुत एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन नहीं मिल पाता, हमको ये प्रॉब्लम मिलती है। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न की पहले बात कर लेते, क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कितने परसेंटेज हमको प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो एक तो होता है एक्चुअल प्रॉफिट, एक होता है कि परसेंटेज फॉर्म में अगर हम निकालें कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। तो कितने रेट से हमको रिटर्न मिल रहा है परसेंटेज फॉर्म में। तो यहाँ पे एक तरीके से गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना इतने परसेंट लॉस हुआ, इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो हम परसेंटेज फॉर्म में चीज़ें निकालते हैं, उसी को एक तरीके से कह सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। अब आ जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो कि फिर प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने की टेक्निक है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न निकाल लें, यानी परसेंटेज निकाल लें। अभी तक हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फ्यूचर वैल्यू निकाली, इन सारी चीज़ों को निकाला। इसमें हमको R की वैल्यू गिवन थी या I की वैल्यू, जिसको हम रेट ऑफ रिटर्न कह रहे हैं, ये गिवन था हमको। अब हमको क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न ही निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न ही निकालना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, उसके लिए क्या है कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे या एक तरीके से कह लें टाइम नहीं, जिस परसेंटेज पे हमको NPV 0 मिलता है, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 0 मिलती है,
उसी परसेंटेज को हम कहते हैं यही हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, यानी यही हमारा एक तरीके से कह सकते हैं क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है, जो भी परसेंटेज है इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ आवर रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी तक जितना भी हम फार्मूला कैलकुलेट कर रहे थे, हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे, तो हम कह रहे थे कि अगर इतने परसेंटेज गेन हो रहा हो या इतने परसेंटेज वैल्यू हो, तो ये परसेंटेज हमको पता होता था। अब इसमें क्या है कि हमें परसेंटेज ही निकालना है। अब परसेंटेज हमने निकाल लिया, अब उसका फ़ायदा क्या होगा, अब जिस भी इन्वेस्टमेंट का हमको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा जिस भी इन्वेस्टमेंट में, उसी को तो हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सब ने अपना अपना इंटरेस्ट रेट बता दिया है, अब आप चूज़ करो कौन सा बेस्ट है। तो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो वही आप चूज़ करोगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, IRR निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 रख देते हैं, वहाँ से IRR की जो वैल्यू मिलती है उसी को हम कहते हैं ये इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और कंपैरिजन का क्राइटेरिया फिर ये IRR हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम पहले निकालते हैं। तो इसी में NPV का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप देखें तो वही है, कैश फ्लो देख रहे हैं, कैश फ्लो प्रेजेंट में लेके आए कैश फ्लो को, तो क्या किया, 1 प्लस रेट टू द पावर n या t, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टर्म्स यूज है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, NPV। अब NPV को कर दिया 0 के बराबर। CT हमें पता होगा, C0 हमें पता होगा, सारी वैल्यूज़ हमें पता होगी। अब हमको बस क्या निकालना है, IRR निकालना है। तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 0 के बराबर रख के, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था वो मिल जाएगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वही जो अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, स्टेप बाय स्टेप वही लिखा है कि NPV निकालना है, NPV को फिर 0 के बराबर रखना है, जो भी इंटरेस्ट रेट आएगी वो देखना है। इसमें भी जो कैश फ्लो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आपको रखना है, ताकि आप एग्जैक्ट फिगर निकाल पाएँ। अब इसी में क्योंकि NPV की ही बात कर रहे हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है क्या एक्चुअल में, ये भी वही है। जैसे हम डिस्काउंटेड रेट फ्लो निकाल रहे थे ना, तो हम क्या कर रहे थे कि जितने भी कैश फ्लो थे सबको प्रेजेंट में लेके आ रहे थे। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि सारे जितने भी कैश हैं सबको प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आखिर में है कितनी। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इसमें देखें फार्मूला, तो जब भी जो फार्मूला देखा था, कैश फ्लो जितना भी हुआ अपॉन 1 प्लस आई क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे हमको NPV में रेट ऑफ रिटर्न पता होता है, ठीक है। और जब हम IRR कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम NPV की वैल्यू 0 रखते हैं, उस टाइम पे हमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता होता। तो NPV एनालिसिस करने के लिए हमको I की वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो को पहले प्रेजेंट में लेके आए, उसके लिए 1 प्लस आई टू द पावर n से डिवाइड कर दिया, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्काउंटेड कैश फ्लो और इसमें, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर रहे हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिल के आ रही है। अब इसी को हम कैलकुलेट करके एनालाइज कर रहे हैं कि जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा मिल रही है वही हमारा प्रोजेक्ट क्या है, बेस्ट प्रोजेक्ट है टू बी इन्वेस्टेड। तो प्रोजेक्ट को कौन सा बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बताती है कि प्रोजेक्टेड अर्निंग जनरेटेड बाय अ प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अर्निंग कितनी जनरेट हुई ये बताता है, और ये क्या है, जो भी अर्निंग जनरेट हुई है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब जितना आपने खर्चा किया है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वो क्या है, आपके खर्चे से ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है अगर NPV पॉजिटिव आ रहा है। निगेटिव NPV आ रहा है मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट का, तो वो क्या बता रहा है कि खर्चा आपने ज़्यादा किया है, फ़ायदा आपको कुछ कम मिला है, लॉस की कंडीशन आपको बता रहा है, ठीक है। अब जैसे आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है और सारे की वैल्यू पॉजिटिव है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी उसको चूज़ कर लेंगे। अच्छा, किसी की पॉजिटिव है किसी की निगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सारे कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग ने देख लिए।
और उसके अलावा ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं, वो उसी से रिलेटेड है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे कॉन्सेप्ट पे है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला जो है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। और उसके अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं अपने हिसाब से एज्यूम करते हो अलग अलग चीज़ों को। कुछ कुछ डेटा तो आपको एज्यूम करने ही पड़ते हैं जब भी आप कोई एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पे एक काम हम ये कर रहे हैं। पे बैक पीरियड क्या होता है कि जितने टाइम में हमने जो भी पैसा लगाया, अगर हम कह रहे हैं कि हमें उसका एक प्रॉपर रिटर्न कितने टाइम में मिल जाएगा। जैसे कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में कितने टाइम में आ जाएंगे, पे बैक मिल जाएगा, मतलब पैसा वापस मिल जाएगा एक तरीके से कहें तो कितने टाइम में, उसी को हम बोलेंगे पे बैक पीरियड। तो ये भी अगर हम किसी इन्वेस्टमेंट में निकाल पाएँ कि कितना टाइम में होगा ऐसा, तो वो भी बहुत बेटर रहता है प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए। किसका पे बैक पीरियड कम है उसी को हम चूज़ करेंगे। अगर अच्छी बात करें कि जैसे आपने किसी को उधार दिया है तो जो जल्दी से उधार चुका देगा आप उसी को तो अपने पैसा देना चाहोगे दोबारा, कि जो बहुत टाइम लगा रहा है चुकाने में। तो वो चीज़ कंडीशन है। पे बैक पीरियड भी इम्पोर्टेंट होता है किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करने में। तो इसको एक बार देख लेते हैं, अभी सिलेबस का पार्ट है नहीं, बट पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मटेरियल बैलेंस आउटपुट मेथड। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी मटेरियल इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी एक तरीके से हम कहते हैं ना, जब हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि उसमें टाइम टू टाइम पे कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मटेरियल जो है कितना आया, कितना कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ, ये कैसे कैसे मटेरियल बैलेंस होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं कि मटेरियल का बैलेंस, जो एसेट हैं, गुड्स हैं, इन सब चीज़ों का बैलेंस हम टाइम टू टाइम पे चेक करते हैं। तो जो भी जैसे कि कोई कंपनी है जिसने प्रॉपर अपना मटेरियल बैलेंस कर रखा है टाइम टू टाइम पे, उसने सारे इनपुट्स दिए हैं, सारे आउटपुट्स दिए हैं, और बहुत अच्छे से आप उसके मटेरियल इनपुट को देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि दिस इज़ बेस्ट। और तो यहाँ से हमको पता चल सकता है कि विच इज़ गुड कंपनी, जो कि अपने मटेरियल को टाइम टू टाइम पे पूरी तरीके से प्रॉपरली बैलेंस वे में रखती है, और कौन सी है जो टाइम टू टाइम पे रिसोर्सेज मतलब सही से एलोकेट नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से या आप अपनी कंपनी के लिए चेक कर सकते हैं कि आपने टाइम टू टाइम मटेरियल को एलोकेट किया है कि नहीं, जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस चीज़ को आपने प्रोवाइड किया है कि नहीं, कि आप अपनी कंपनी के लिए भी क्रिएट देख सकते हैं। तो ये मेथड भी इवैल्यूएशन का एक तरीका होता है। तो मटेरियल बैलेंस आउटपुट मेथड, जहाँ पे आप टाइम टू टाइम में अलग अलग कब मटेरियल कितना आया, कितना गया, कितना लॉस हुआ, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 का जो जितना भी कंटेंट था वो ख़त्म हो गया है। एक टॉपिक बचा है प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट, जो कि एक PDF फॉर्मेट में मैं अलग से शेयर कर दूँगी। तो उसमें बस स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ लिखी हुई है कि जैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें पहले पॉइंट पे क्या रखते हैं, इन जनरल अपनी डिटेल रखते हैं। उसके बाद कैसे कैसे कौन कौन सी डिटेल किस स्टेप पे होती है, कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स होते हैं जब हम रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो उसी के बारे में उसमें है। तो उसको मैं अलग से PDF में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और यहाँ पे हमारी यूनिट 2 का सारा कंटेंट मोस्टली कवर हो गया है। ठीक है, थैंक यू।